गुड्डू मुस्लिम एसटीएफ के पास जमा है। अपनी सहूलियत के हिसाब से अगला स्टेप अब उठाया जाएगा कि एनकाउंटर होना है कि गिरफ्तारी होनी है, बाइक फिसलेगी या कार पलटेगी। एसटीएफ के आला अधिकारी का क्या कहना है? एसटीएफ कानून के दायरे में काम करने वाली संस्था है। क्या उत्तर प्रदेश एसटीएफ को इस बारे में कोई इंटेलिजेंस इनपुट था कि अतीक अहमद और अशरफ पर पुलिस अभिरक्षा में हमला हो सकता है? इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा। क्या अतीक अहमद पूर्व सांसद और गैंगस्टर, अशरफ पूर्व विधायक और गैंगस्टर, क्या इन्हें अमिताभ यश से जान का खतरा था? We know that once they are facing the law will take its course. हमें तो ये भी बताया गया कि जो पुलिस वाले जेल की वैन में या पुलिस अभिरक्षा में अतीक अहमद को लेके आते थे, वो अपनी नेम प्लेट भी उतार कर जेब में रख लेते थे। सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। असद के एनकाउंटर को लेके बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। बाइक पे फिसलने के निशान नहीं, टायर में धूल के निशान नहीं, क्या वो सरेंडर करना चाह रहा था? अगर इनकी कोई भी इच्छा होती सरेंडर करने की तो 48 दिन थे, किसी भी कोर्ट में या पुलिस के सामने ये सरेंडर कर सकते थे। कहा जाता है कि 2 केसेस में एसटीएफ कहानी गढ़ नहीं पाई ठीक से। एक विकास दुबे का एनकाउंटर और एक असद का एनकाउंटर। जिनमें इतनी हिम्मत है कि वो पुलिस वालों को मारे। विकास दुबे ने, मैं आपको बताऊं, जब उसने सरेंडर किया, सीट के बीच में बैठा था, उसके दोनों तरफ पुलिस पर्सनल थे। उसने कानपुर पहुंचते पहुंचते दोनों को अपनी बाहों से दबाना शुरू कर दिया। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है सब अपराधियों को इस स्पष्ट संदेश के साथ कि सारे अपराध एक तरफ, लेकिन अगर खाकी वर्दी वालों पर गोली चलाई तो फिर देयर इज नो एस्केप रूट। एक और बाहुबली विधायक जेल में है, मुख्तार अंसारी, और उनके समर्थकों को अंदेशा है कि ये जेल वाला जो मॉड्यूल है ये ट्राई किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति हमारी गिरफ्त में है तो हम उसे, जब हम एक नागरिक के तौर पर देश की अवधारणा से वाकिफ़ होते हैं तो हमें अलग अलग एजेंसियों के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि राज्य में एक पुलिस होगी जो हम नागरिकों की हिफाजत करेगी। एक टर्म सुनते हैं हम, लॉ एंड ऑर्डर, और फिर पुलिस के अलग अलग तंत्र से वाकिफ़ होते हैं। इस देश के नागरिक पिछले कई हफ्तों से एक टर्म लगातार सुन रहे हैं, यूपीएसटीएफ, उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स। इसको लेकर बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारी व्याख्याएं हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। क्या है यूपीएसटीएफ? क्या यूपीएसटीएफ सिर्फ बहुत तेज़ तर्रार ढंग से, इन योर फेस ढंग से राजनीतिक संपर्कों वाले या प्रभुत्व वाले अपराधियों को मारने भर की एक एजेंसी है? या एसटीएफ में कई ऐसे केसेस भी सॉल्व होते हैं जिनके बारे में आम जनता में उतनी चर्चा नहीं होती? क्या ये केसेस ऐसे भी हैं जिसमें गवर्नमेंट एक्सचेकर को हज़ारों करोड़ का नुकसान पहुंचता है और फिर विक्टिम पकड़े जाते हैं? जब एसटीएफ पेपर लीक केस को देखती है या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन या पेट्रोल में जो चोरी हो रही है बंटवारे में उसको देखती है, तब इनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है? ये बहस का सिर्फ एक पहलू है। बहस का दूसरा पहलू ये है कि लोग कहते हैं, ख़ास तौर पर आलोचक, कि आईपीएस अमिताभ यश जो एसटीएफ के एडीजी हैं, उनमें ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं कि वो लॉन्गेस्ट सर्विंग एसटीएफ के आईपीएस ऑफिसर हैं, 2017 से अलग अलग पदों पर हैं। अमिताभ यश की कार्यप्रणाली को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। सवाल ये भी उठता है कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो या मुन्ना बजरंगी का जेल में मारा जाना हो या फिर असद का एनकाउंटर हो, जो सवाल हैं उनके जवाब क्या हैं? इसलिए हमें लगा लेट्स एड्रेस एलिफेंट इन द रूम। अभी ये मेरा फेवरेट जुमला हो गया है, मनीष तिवारी वाले पॉलिटिकल इंटरव्यू में भी आपने सुना था, और इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश में एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश से ये बातचीत करने का फैसला किया और उन्होंने कृपापूर्वक हमें समय दिया। बैठकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जो सुन के आ रहा हूँ वो सब कुछ आपसे पूछूंगा, आप देख लें कौन सी जानकारी बहुत सेंसिटिव है, ऑपरेशनल, कौन सी लीगल है और कौन सी बतानी है। मुझे बताया गया कि गुड्डू मुस्लिम एसटीएफ के पास जमा है, तो कई लोगों को लगा कि साहब जमा है मतलब एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स यूपी की, उसके पास गुड्डू मुस्लिम है। 5-6 दिन पहले उसे उठा लिया गया है। अपनी सहूलियत के हिसाब से अगला स्टेप अब उठाया जाएगा कि एनकाउंटर होना है कि गिरफ्तारी होनी है, उसकी जगह क्या होगी, उसकी हेडलाइन क्या होगी, बाइक फिसलेगी या कार पलटेगी।
एसटीएफ के आला अधिकारी का क्या कहना है? एसटीएफ कानून के दायरे में काम करने वाली संस्था है जी। अगर कोई व्यक्ति हमारी गिरफ्त में है तो हम उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। और ये कम्प्लीटली जो बात आपने सुनी है कम्प्लीटली अफवाह है। बहुत सारे मीडिया में इस तरह की बातें प्रचारित हुई, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि एसटीएफ कानून के दायरे में ही काम करती है और ये सभी चीज़ें एक अफवाह ही है। ये जो टीवी पे सुर्खियां आती रहती हैं, गुड्डू मुस्लिम के बेहद करीब, अब पकड़े तब पकड़े, महाराष्ट्र में स्पॉट किया, यहाँ स्पॉट किया, हॉट परस्यूट तो चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि हॉट परस्यूट ऑन है। एसटीएफ का ये काम ही है कि जो अपराधी खतरनाक हैं, माफिया हैं, उनको उनके पीछे लगातार लगी रहे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मीडिया में हाई कंपटीशन होने के कारण एक कहानियों की तरह फैलाई जाती हैं। जब मैंने देखा है कि रिपोर्टर्स में आपस में कंपटीशन होता है, सभी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ नई स्टोरी ब्रेक करें, तो सूत्रों के हवाले से झूठ देते हैं। सूत्रों के हवाले से ये लिबर्टी लेते हुए इन स्टोरीज़ को फ्लोट कर देते हैं। चूँकि ऑपरेशनल एजेंसीज या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन पर कोई कमेंट नहीं करती, इसलिए स्टोरीज चल जाती है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में यूपी एसटीएफ को, नॉट अबाउट हिज वेयर अबाउट्स, मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरीके से काम करता था, इसको लेके क्या जानकारी है? गुड्डू मुस्लिम एक हायर्ड असैसिन है, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है, किसी पर्टिकुलर गैंग के साथ नहीं। और वर्ष 99 में गोरखपुर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था नारकोटिक्स के साथ। उस समय इसकी फ़र्द मैंने ही बनाई थी। उस केस में मैंने गवाही दी और पूरी पुलिस और न्यायालय की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें इसे 10 साल की सज़ा हुई। इसके बाद अतीक ने अपने लॉयर्स की मदद से इसकी ज़मानत करा ली और तब से ये अतीक गैंग के लिए ही काम कर रहा है। आप तब एसपी सिटी थे गोरखपुर में? उस समय मैं गोरखपुर में सीओ या एएसपी के पद पर था। और इसके द्वारा उस समय भी इंट्रोगेशन में इसने बताया था कि ये पकड़े जाने के जस्ट पहले बेऊर जेल यानी पटना की जेल गया था, जहां वो राजन तिवारी से मिला था, जहां संभवतः उसे कोई जो आरजेडी के मंत्री ब्रजबिहारी प्रसाद की जो मेडिकल कॉलेज में हत्या हुई थी उसमें नाम आया था, बाद में विधायक भी रहे। जी हाँ, ये बिहार से विधायक रहे और रहने वाले गोरखपुर सौगारा गाँव के हैं जी। इनसे मिलने गए थे और वहाँ संभवतः कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए इसको दिया जाना था। इंट्रोगेशन में ये बात भी पता चली कि ये एक बमबाज है। कोलोकियल भाषा में ये अपने आप को बमबाज बताता है। ये बमबाज प्रयागराज के खास करके फेमस हुआ करते थे। इनकी ये कैपेबिलिटी होती थी कि ये रॉ मटेरियल्स को अपने बैग में रखते थे, किसी झोले में रखते थे और उन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल चलते फिरते मोटरसाइकिल पर चलाते हुए बम बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे और अपने टारगेट के ऊपर फेंक देते थे। इस प्रकार से ही ये हत्या को अंजाम देते थे। जिस तरह का उमेश पाल हत्याकांड में बम मारे गए उसी तरह की बात? जी हाँ, एग्जैक्टली उसी तरह से। और आपको ध्यान होगा उमेश पाल हत्याकांड में जो एक कांस्टेबल की डेथ हुई, उसकी डेथ बम से हुए जख्म से हुई है। और इसके साथ ही ये वेपन्स चलाने में भी, पिस्टल आदि चलाने में भी माहिर है। तो ये इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है, इसलिए ये खतरनाक है और इसलिए एसटीएफ पूरी ताकत से इसके पीछे लगी हुई है। आपने अपने रिस्पांस में एक टर्म इस्तेमाल किया, आप लोगों के लिए वो रोज़मर्रा का टर्म होगा, पर मैं चाहता हूँ कि आप जनता को थोड़ा स्पष्ट कर दें। आपने कहा मैंने इसकी फ़र्द बनाई, ये क्या होता है? जब इसके पास से वो नारकोटिक्स बरामद हुआ था तो नारकोटिक्स एक्ट में ये प्रोविज़न है कि जमा तलाशी एक राजपत्रित अधिकारी लेता है और वो उसकी जो भी बरामदगी हुई है तो फ़र्द बरामदगी बनाई जाती है। मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन होता है लीगल, उसको फ़र्द बरामदगी बनाई जाती है, जो भी चीज़ें उसके पास से बरामद हुई और उस पर वो फ़र्द बरामदगी मैंने बनाई थी, यानी उसकी जमा तलाशी मैंने ली थी। और उसके बाद उस केस में बहुत ही मजबूत केस था, जिसमें गवाही के बाद उसे सज़ा हुई थी। तो ये तो गुड्डू मुस्लिम हो गया। असद के एनकाउंटर को लेके बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं अमिताभ जी।
बाइक पे फिसलने के निशान नहीं, टायर में धूल के निशान नहीं। नवेंदु सिंह ने जो एफआईआर फाइल की उसकी डिटेलिंग और स्पॉट पे जो लोग पहुंचे, कई क्राइम रिपोर्टर्स भी, तो उन्होंने विसंगतियां बताई हैं। आपका इस पे क्या कहना है? क्या जानकारी मिली थी आप लोगों को असद के बारे में? क्या वो सरेंडर करना चाह रहा था, भाग रहा था? 24 फरवरी को जो घटना हुई उसमें आपने अच्छी तरह देखा होगा कि असद किस प्रकार का शूटर है। ये जो सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से जो सारी तस्वीरें मिली उसको आप सभी ने पूरे देश को दिखाया। ये एक प्रोफेशनल शूटर की तरह किया गया काम था। उसके बाद और बहुत ही ऑडेशियस तरीके से विथ अ लॉट ऑफ इम्प्यूनिटी ये काम किया गया, दिन दहाड़े किया गया। और उसके बाद ये गैंग एक प्री प्लान तरीके से एक जगह असेंबल हुआ, सभी को पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए और सभी अपने अपने प्री प्लान तरीके से वहाँ से फरार हो गए। इसके बाद 48 दिन तक एसटीएफ लगातार इनके पीछे लगी रही। कई बार नियर मिसेज हुए, इनके ठिकानों तक हम पहुँचे, बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी हुई। वर दे रोमिंग अराउंड विद इन द स्टेट? और नहीं, स्टेट का तो इनसे कोई मतलब ही नहीं था। जब एक बार स्टेट के बाहर निकल गए तो फिर अलग अलग स्थानों पर घूमते रहे। कई ऐसी जगह तक हम पहुँचे जहाँ इनको शेल्टर दिया गया था, वहाँ से इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मिली, इनके कम्युनिकेशन के तरीके क्या हैं। ये भी जानकारी मिली कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड वेपन्स हैं। और किस तरह के वेपन थे इन लोगों के? ये वही वेपन थे जो बरामद हुए इनके पास से। और ये लगातार अपना स्थान बदल रहे थे। तो एसटीएफ को जब कहीं जानकारी होती थी या कहीं तक ट्रैक करती थी, वहाँ पहुँचती थी, तब तक ये अपना स्थान बदल रहे होते थे, बदल लिया होता था। फाइनली झांसी में एसटीएफ ने इनको ट्रैक किया और सक्सेसफुली घेर लिया। इनके पास सरेंडर करने के लिए अगर इनकी कोई भी इच्छा होती सरेंडर करने की तो 48 दिन थे, किसी भी कोर्ट में या पुलिस के सामने ये सरेंडर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। 24 फरवरी को भी इन्होंने बिल्कुल इम्प्यूनिटी से पुलिस कर्मियों पे गोली चलाई, उनको मार डाला। जब एसटीएफ ने इनको सराउंड किया तो एसटीएफ पूरी तैयारी के साथ थी। हमें काफ़ी कुछ जानकारी थी इनके बारे में, ये भी जानकारी थी ये दोनों साथ हैं और ये क्या कर सकते हैं। उस दिन भी इनका मूड सरेंडर का नहीं था। और उसके बाद जो इन्होंने पुलिस पे फायर किया, एसटीएफ ने फायर बैक किया। दैट डे दे टर्न आउट टू बी सेकंड बेस्ट। और ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो कहानी एफआईआर में लिखी जा रही है और जो मौके पे थी, एक बात ये 2 केसेस में ख़ास तौर पे कही जा रही है। एक तरफ यूपी एसटीएफ का रिकॉर्ड देखा जाता है जिसमें वो पेपर सॉल्वर गैंग को पकड़ते हैं, पेपर लीक गैंग को पकड़ते हैं, ददुआ या ठोकिया जब आप एसपी एसएसपी रैंक पे थे, बुद्ध सिंह लाठी, इन तीनों में ही आपको गैलेंट्री अवार्ड मिला, उस दौरान की कहानी। और फिर कहा जाता है कि 2 केसेस में एसटीएफ कहानी गढ़ नहीं पाई ठीक से, ये शब्द इस्तेमाल होता है। एक विकास दुबे का एनकाउंटर और एक असद का एनकाउंटर, कि जो बताया जा रहा है और जो दिख रहा है उसमें गैप बहुत है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि साहब कहानी गढ़ने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं मिला, एक हरी थी। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दीज एलिगेशंस अमिताभ यश? देखिए, हर एनकाउंटर बहुत ही कठिन लीगल स्क्रूटनी से गुजरता है। एनकाउंटर के बाद उसकी मजिस्ट्रियल जांच होती है, एक इंडिपेंडेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी जुडिशियल स्क्रूटनी से गुजरता है। इसके बाद एनएचआरसी और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी अपनी अपनी इंक्वायरी करते हैं और अगर वो इंक्वायरी से सेटिस्फाई नहीं होते तो अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। मीडिया स्क्रूटनी भी होती है, एनजीओज भी स्क्रूटनी करते हैं। सभी के पास ये मौका होता है कि वो इन्वेस्टिगेशंस को ज्वाइन करें, खास करके मजिस्ट्रियल इंक्वायरी को। तो मौके पर कुछ ऐसी बात कह देना कि ये एवरीथिंग इज़ नॉट फिटिंग इनटू प्लेस, ये अलग बात है। लेकिन पूरी जुडिशियल स्क्रूटनी लगातार एसटीएफ के सभी कार्यों की हुई है, मजिस्ट्रियल स्क्रूटनी हुई है। विकास दुबे केस में एक कंप्लीट जुडिशियल इंक्वायरी बॉडी थी। सभी ने, किसी ने भी आज तक एसटीएफ के पर कोई दाग नहीं लगाया। एसटीएफ मैंने जैसा आपको बताया कि हमेशा से कानून के दायरे में काम करती रही है। मौके पे कुछ कह देना अलग बात है, वो मीडिया में कुछ कह देना अलग बात है। कोई और
मैं इस बात को बिल्कुल वेलकम करता हूँ। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर व्यक्ति को अदर देन पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है उसको छोड़ करके हर व्यक्ति को क्वेश्चन करने का अधिकार है, और उसका जवाब हम पूरे जुडिशल सिस्टम को या मजिस्ट्रियल सिस्टम को उनकी इंक्वायरी में हम देते हैं। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है सब अपराधियों को इस स्पष्ट संदेश के साथ कि सारे अपराध एक तरफ, लेकिन अगर खाकी वर्दी वालों पर गोली चलाई तो फिर देयर इज़ नो एस्केप रूट। जिन दो केसेस का मैंने जिक्र किया उन दो में जो एक सबसे बड़ा कनेक्शन है अपार्ट फ्रॉम द एसटीएफ ऑपरेशन, वो ये है कि दोनों ने ही पुलिस वालों को मारा था। देखिए, जिनमें इतनी हिम्मत है कि वो पुलिस वालों को मारे, खास करके जो आपने दो केसेस लिए हैं वो तो एक्सट्रीम केसेस थे। ये ऐसे लोग थे जो जितनी इम्प्यूनिटी से इन्होंने काम किया, जिस तरह की ऑडासिटी थी इनमें, जो भी मौके पे गए, जिन्होंने इंसिडेंट के बारे में सुना भी, उन्होंने पूरा इसको भांप लिया होगा कि किस तरह के साइको थे। विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों को पूरी तरह से एम्बुश लगा करके मारा, उसके बाद फरार हुआ। और उसकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैं आपको बताऊं, जब उसने सरेंडर किया और एसटीएफ को हैंडओवर हुआ, कानपुर पुलिस को हैंडओवर हुआ, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मीक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उससे बड़ा दब्बू कोई नहीं होगा। जैसे जैसे वो कानपुर पहुंचता गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से परिवर्तित होने लगी। यहाँ तक कि एक गाड़ी की बीच की सीट के बीच में बैठा था, उसके दोनों तरफ पुलिस पर्सनल थे। उसने कानपुर पहुंचते पहुंचते दोनों को अपनी बाहों से दबाना शुरू कर दिया, और पुलिस वाले इस बात को साइलेंटली सहते रहे, क्योंकि एक मुलजिम जा रहा है उनके साथ, तो उसको हर्ट करना उचित नहीं। वो उनके कस्टडी में था और उसको कोई भी चोट आदि आती तो उसके लिए वो जिम्मेदार होते। लेकिन तो मैं तो दाद दूंगा उनकी सहनशीलता को, लेकिन जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, उसने उसकी फितरत बिल्कुल बदल गई और वो वापस अपने उसी रूप में आ गया जिसमें वो चंद दिनों पहले था। तो इन सभी बातों की स्क्रूटनी हुई है, और ये एक एक्सट्रीम टाइप का केस था। ये अतीक अहमद का गैंग भी एक एक्सट्रीम टाइप का केस है। अगर आप प्रयागराज की जनता से पूछें, वहाँ के डॉक्टर्स से पूछें, वहाँ के कारोबारियों से पूछें, और उन्हें आप में विश्वास होगा तो बताएंगे किस प्रकार से उनसे रंगदारी वसूली जाती रही, और ये पिछले 35-40 साल से चल रहा है। किस प्रकार से उनकी ज़मीन को कब्जा किया जाता रहा, और यही नहीं कि बड़े लोगों या समृद्ध लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया जाता रहा, गरीब, पिछड़े वर्ग, दलित किसानों की ज़मीनों पर कब्जा किया जाता रहा, और उन पर बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ काटी गईं। 2000 बीघे की प्लॉटिंग तो एसटीएफ ने जिला पुलिस के साथ मिलकर ध्वस्त कराया था वर्ष 2018 में। और ये वहाँ एक ससुर खदेरू नदी है, उसके पूरे पाट पर कब्जा कर लिया गया था। उस इलाके में जितनी भी गवर्नमेंट की ज़मीन थी, यानी ग्राम समाज की ज़मीन आदि थी, उन सब पर कब्जा कर लिया गया था। छोटे किसानों को ये कह दिया गया था कि जो पैसे मिल रहे हैं ले लो, अन्यथा ये भी नहीं मिलेंगे। तो कुछ की रजिस्ट्री करा ली गई, कुछ का मुख्तार आम करा लिया गया, और सभी ज़मीनों पर कब्जा हो गया। और उस इलाके में प्लॉटिंग शुरू हो गई जो कम्प्लीटली एक ग्रीन बेल्ट है। और ये एसटीएफ के इंटरवेंशन से इसको सभी को समाप्त किया गया, इस समस्या को। उसके बाद फिर बहुत सारे इंटेलिजेंस गैदर करके एसटीएफ ने फॉरवर्ड की, फिर जिला पुलिस भी एक्टिव हो गई, और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी इलीगल जिनको डेमोलिश किया गया। अभी हाल में ही इसके गैंग से एक लगभग 400 दुकानें डेमोलिश की गई हैं जो एयरफोर्स की ज़मीन पर बना ली गई थी। तो उस इलाके में अगर इसको किसी घर पे कब्जा करना होता था अथवा किसी ज़मीन पे कब्जा करना होता था, तो 40-50 व्यक्ति हथियारबंद उस ज़मीन पर पहुंच जाते थे, और वो फिर अगर उसका मालिक ज़मीन को इनके नाम पर लिखने, इस गैंग के नाम पर लिखने को तैयार नहीं होता था, तो उसे गोली मार दिया जाता था अथवा गायब हो जाता था। ऐसे कई केसेस
आप ही के मित्रों ने, मीडिया ने अभी हाल में उजागर किए हैं, लेकिन इन सभी के बारे में हम लोगों को पहले से जानकारी थी। और ये गैंग जिस तरह का दुर्दांत गैंग रहा है, जिस तरह से इसने राजू पाल को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के मारा था, और उसके बाद फिर जब राजू पाल को हॉस्पिटल में ले जाया गया तो वहाँ हॉस्पिटल में भी गोली मारी। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करता रहा होगा। और आपको मुझसे ही पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर प्रयागराज जाएं, वहाँ के लोगों से पूछें, अगर किसी में कॉन्फिडेंस होगा तो आपको इस गैंग के बारे में पूरी कहानी बताएगा। आप कॉन्फिडेंस का जिक्र कर रहे हैं, हमें तो ये भी बताया गया कि जो पुलिस वाले जेल की वैन में या पुलिस अभिरक्षा में अतीक अहमद को लेके आते थे, वो अपनी नेम प्लेट भी उतार कर जेब में रख लेते थे। सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। जब ये इस तरह की घटनाएं हुई हैं, और ये भी हुआ है कि चूँकि हम लोग डीप इंटेलिजेंस इकट्ठा करते रहते हैं, ये भी हुआ है कि इसने और अशरफ ने पुलिसकर्मियों को भी धमकाया है। और लास्ट फ्यू डेज में तो आपने के बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसने STF को भी धमकाया, लोकल पुलिस को भी धमकाया। क्या अतीक अहमद पूर्व सांसद और गैंगस्टर, अशरफ पूर्व विधायक और गैंगस्टर, क्या इन्हें अमिताभ यश से जान का खतरा था? एक कथित चिट्ठी, मीडिया को दी गई बाइट, एक ऑफिसर, वकीलों की बाइट, आप मिले हैं कभी इन लोगों से, इन दोनों से? जी नहीं, मैं इन दोनों से कभी नहीं मिला। लेकिन जो जान की खतरा वाली बात है, ये पिछले 6 साल में न जाने कितने गैंगस्टर्स मीडिया में, कोर्ट में लिख करके दे चुके हैं। मेरा काम ये जो जेल में है अथवा जो कानून की गिरफ्त में है, उनके बारे में हम इंटेलिजेंस ज़रूर इकट्ठा करते हैं, लेकिन दे शुड फेस द लॉ, एंड वी नो दैट वंस दे आर फेसिंग द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। यू सेड जेल एंड लॉ एंड इट्स कोर्स। उत्तर प्रदेश में एक थ्योरी चलती है अमिताभ यश जी कि न्याय दिया जाना चाहिए किसी भी कोर्स से। तो अगर न्याय अपने पुलिस वालों को मारा गया है तो वो न्याय त्वरित होता है, ये कहा गया। फिर कोर्ट का रास्ता भी है कि साहब इसमें सज़ा हो जाए, फलाने को सज़ा, ढिकाने को सज़ा, स्पीडी ट्रायल, गवाहों की सुरक्षा आदि इत्यादि। तीसरी न्याय प्रणाली का जिक्र किया गया जहां जेल के भीतर न्याय दे दिया जाता है। कहा गया कि भाजपा के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में मुन्ना बजरंगी का नाम था, कोर्ट से बरी हुआ तो जेल में न्याय दे दिया गया और इसीलिए उसे झांसी की जेल से बागपत की जेल में शिफ्ट किया गया। और यह भी कहा जाता है कि इस पूरे जेल के भीतर के न्याय को STF का आशीर्वाद प्राप्त था। ये तो बिल्कुल ही गलत है। हम सिर्फ एक ही तरह का कानून जानते हैं जो CRPC, IPC और भारतीय संविधान जिसको अंडरलाइन करता है। ये अपराधी मुन्ना बजरंगी के बारे में मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में अपीयर होने के लिए उसे बागपत ले जाया गया था। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पुलिसकर्मी मारे गए हैं, लेकिन हर बार पुलिसकर्मियों को मारने वाला व्यक्ति को त्वरित न्याय हो जाए, ऐसा तो ऐसा कोई संभावना तो नहीं है। ये तभी होगा जब ये अपराधी ऐसे हों जो लगातार पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने के अभ्यस्त हों। आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जिन्होंने पुलिस पर गोली चलाई है, पुलिसकर्मियों को मारकर भागे हैं, वो ये जानते हैं कि उनको बहुत कठोर सज़ा होगी और वो डेस्परेटोज होते हैं, वो कानून के सामने इतनी जल्दी सबमिट नहीं करते। इसलिए और घिर जाने पर भी गोली चलाते हैं। असद और गुलाम की अगर कोई भी मंशा होती कानून के सामने सबमिट करने की अथवा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की, तो उनके पास 48 दिन का समय था। दे कुड हैव सरेंडर्ड एनीवेयर। ये मुन्ना बजरंगी वाले केस को लेकर इतना चैटर चलता है। कहा गया कि वो जो लोकेश दीक्षित थे नेता, उनको एक कॉल करवाई गई, फिर कहा गया कि साहब कॉल मुन्ना बजरंगी के गैंग के द्वारा की गई है और उस पर FIR हुई और लाया गया। तो वो प्रक्रिया तो बहुत लंबे समय से चल रही थी और उस केस में ट्रायल स्टार्ट होना था।
यानी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा था। इन्वेस्टिगेशन के समय उसकी रिमांड ली गई केस में और उसे बागपत जेल ले जाया गया। ये तो नॉर्मल कानूनी प्रक्रिया है। ये सवाल इसलिए भी बहुत पूछा जा रहा है क्योंकि एक और बाहुबली विधायक जेल में है जो उत्तर प्रदेश की जेल में आना नहीं चाहते थे, मुख्तार अंसारी, और उनके समर्थकों को अंदेशा है कि ये जेल वाला जो मॉड्यूल है ये ट्राई किया जा सकता है। मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पंजाब की गवर्नमेंट ने कोई इंक्वायरी भी ऑर्डर की और बहुत सारी चीज़ें प्रकाश में आईं। वो चीज़ें उस समय भी हम लोगों को जानकारी में थी, लेकिन इशू ये नहीं था। इशू ये था कि हमारे यहाँ ट्रायल्स चल रहे हैं और उन ट्रायल्स को स्पीडी तरीके से चलाने के लिए मुख्तार अंसारी की पेशी होनी थी। लेकिन 2 साल से लगातार पंजाब से मुख्तार अंसारी किसी न किसी बहाने से मेडिकल बनवा करके यहाँ नहीं आ रहे थे। जब फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लाए गए तो भी आपने देखा कि गाड़ी में चढ़े थे तो व्हीलचेयर पर थे और काफ़ी लंबी जर्नी करने के बाद जब बांदा जेल पर पहुँचे तो आराम से खड़े होकर के जेल के अंदर चले गए। तो इस तरह का ड्रामा बहुत आसानी से आप भी समझ सकते हैं कि इतनी लंबी जर्नी के बाद जो व्यक्ति चल नहीं पा रहा था वो चलने लगा, तो ज़रूर कुछ बांदा की पानी में कुछ अच्छी बात होगी। तो बांदा लाए गए, उनकी ट्रायल्स चल रही हैं। उसके बाद कई केसेस में या तो सज़ा हो गई है, सज़ा करीब है, कुछ में ट्रायल्स पूरे हो गए हैं। ये अगर यहाँ नहीं लाया गया होता तो ये ट्रायल्स कभी पूरी नहीं हुई होती। अभी 10 साल की सज़ा गैंगस्टर एक्ट में गाज़ीपुर के कोर्ट से हुई। इसके अलावा जेलर को धमकाने और उसके सिर पर पिस्टल लगाने के लिए 7 साल की सज़ा हाई कोर्ट ने किया है, लखनऊ हाई कोर्ट से हुई है। और 29 अप्रैल को भी आने वाला है जजमेंट। इसके अलावा भी एक और बहुत सा ट्रायल्स लाइंड अप हैं जिसमें मर्डर्स और गैंगस्टर एक्ट ये सभी केसेस हैं। तो ये कदापि संभव नहीं होता अगर यहाँ नहीं लाए गए होते। और इसी चीज़ से ये क्रिमिनल्स भागते हैं कि उन्हें समय से उनका ट्रायल हो जाए। अवधेश राय मर्डर हुए 32 वर्ष हो गए और ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ। ये इसके बावजूद कि स्टेट की सभी एजेंसीज को कोशिश कर रही हैं जो भी इससे संबंधित है कि टाइम से ये ट्रायल जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। और इसी प्रकार के ट्रायल्स को कंप्लीट न होने देने के लिए ये जनाब यहाँ से येन प्रकारेण पंजाब जेल शिफ्ट हो गए। और क्या टैक्टिक्स रहती हैं ट्रायल डिले करने की? इस प्रकार की बहुत सारी टैक्टिक्स हैं। कभी लॉयर छुट्टी भाग जाएंगे, कभी लॉयर्स कोर्ट में हड़ताल करा देते हैं सिर्फ एक व्यक्ति और एक केस के लिए। जी हाँ, अभी जब अतीक के खिलाफ गवाही हो रही थी, जैद नाम के एक व्यक्ति को जिसको अतीक ने देवरिया जेल में पीटा था, तो उसकी गवाही को रोकने के लिए न जाने कितनी बार हड़तालें हुई। जिस दिन गवाही होती थी उसी दिन हड़ताल होती थी और किसी न किसी बहाने हड़ताल कराई जाती थी। इसके अलावा इसी केस के क्रॉस एग्जामिनेशन में चूँकि 15 मुलजिम हैं तो 15 वकील क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए खड़े हैं और 24 डेटें लग चुकी हैं जिसमें या तो हड़ताल हुई या कोई डिले टैक्टिक्स हुआ या दोबारा डेट ली गई और अभी तक क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा भी बहुत तरीके हैं। कभी एक मुलजिम आएगा, दूसरा मुलजिम कोर्ट में नहीं आएगा, फिर दूसरा आएगा तो तीसरा नहीं आएगा, फिर किसी न किसी तरीके से वकील लंबी डेट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, कोर्ट को बता देंगे कि उनका कोई इलाज होना है। तो लॉयर्स भी और ये मुलजिम भी ये अपने ट्रायल को डिले, खास करके ऐसे ट्रायल्स जो कंटेस्टेड हैं, जहां वादी और गवाह स्थिर हैं अपनी बात पर, उनको ये डिले कराते हैं। जहां ये वादी और गवाह को
इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं, डरा धमका लेते हैं, खरीद लेते हैं, फिर ये उस ट्रायल को स्पीड अप करा देते हैं और उसमें तुरंत इनके रिहा होने की ये रिहा हो जाते हैं जल्द से जल्द। तो ये टैक्टिक्स बहुत पुराने हैं। इनके विरुद्ध लगातार कोशिश है कि ये जल्द से जल्द इन सब की सज़ा हो। सज़ा होने के बाद इनके जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होते हैं वो टूट जाते हैं और फिर पब्लिक में भी एक मैसेज चला जाता है कि लोग इनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हैं और फिर वो माफियागिरी जो है, जो इनके खौफनाक होने की कहानी पर टिकी होती है, उस कहानी का भी क्षरण होने लगता है। यू आर मेकिंग दिस क्लेम, लेकिन मेरे सामने दो उदाहरण ऐसे हैं जो इसके उलट जाते हैं। आपने कहा जब ये जेल में जाते हैं और इन पे कार्रवाइयाँ होती हैं तो इनका प्रभामंडल टूटता है जी। पर हमें देवरिया जेल का प्रकरण, आपने जैद का जिक्र किया, जायसवाल वाला प्रकरण है जो सीबीआई जांच रही है। हाउ डज इट हैपन, जेल के अंदर एक कुख्यात अपराधी लखनऊ से कारोबारी को बुलाता है, पीटता है, धमकी देता है, और ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जिसमें अलग अलग गैंगस्टर जेल की प्रेमाइस के अंदर से अपना गिरोह सुरक्षापूर्वक और सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग इतनी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग करते हैं, डू यू रेगुलरली शेयर योर इंटेल इनपुट विद जेल एडमिनिस्ट्रेशन? क्योंकि अंततः तो उनके ऊपर भी एक आईपीएस ऑफिसर बैठा है, आप भी एक आईपीएस ऑफिसर हैं और आप सब राज्य सरकार का हिस्सा हैं, तो ये नेक्सस ब्रेक क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये माफिया इस विधा के मास्टर हैं कि कैसे सिस्टम को सबवर्ट किया जाए। ये उस सिस्टम को सबवर्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। हो सकता है कि पूरा प्रशासन बहुत सख्त हो, लेकिन कोई छोटा कर्मचारी इनसे डर जाए, उसको डरा कर, लालच देकर, उसके किसी बेटे को नौकरी लगाने का लालच दे सकते हैं अथवा उसको जान का डर दिखा सकते हैं। एक माफिया जो इन्हीं चर्चित माफियाओं में से जिनका आपने नाम लिया, उसका तरीका डराने का बड़ा ही यूनिक है। वो सिर्फ ये बताता है कि जनाब आपकी पत्नी फलाने स्कूल में पढ़ाती हैं, बड़ा अच्छा स्कूल है, और आपका बच्चा जो है वो फलाने स्कूल में जाता है देहरादून में, वहाँ पढ़ रहा है, आपने अच्छा किया वहाँ एडमिशन करा दिया, और बिटिया जो लखनऊ में फलाने स्कूल में पढ़ रही है, अभी 8वीं क्लास में है, उसका भी एडमिशन आप कोशिश करिएगा कि किसी खास स्कूल में हो जाए, और हमारी पहचान बहुत है, आप कहें तो मैं जान पहचान। आप मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं? जी हाँ। तो ये नॉर्मल कन्वर्सेशन में ऐसा लगता है कि जनाब आपके सबसे बड़े हमदर्द हैं और आपकी बहुत मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बात सुनने के बाद सामने बैठे कर्मचारी की, अधिकारी का प्राण सूख जाता है, जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं। और इस तरह के सोफिस्टिकेटेड धमकी देना बहुत कॉमन है। तो ये सिस्टम सबवर्ट होते हैं और सिस्टम्स को सबवर्ट करके इसी विधा के ये मास्टर हैं, और इसी कारण ये कहीं से भी अपना काम चला लेते हैं। आप मुख्तार अंसारी का लगातार जिक्र कर रहे हैं। एक तुलना चलती है, पूर्वांचल में दो बड़े माफिया गिरोह, एक मुख्तार अंसारी का गिरोह, एक ब्रजेश सिंह का गिरोह, और ये कहा जाता है कि एसटीएफ और तमाम अमला जितना आक्रामक मुख्तार सिंह एंड कंपनी को लेकर है, उतना ब्रजेश सिंह एंड कंपनी को लेकर नहीं है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस एलिगेशन? दिस इज एब्सोल्युटली प्रीपोस्टरस। जो भी क्राइम करेगा, जो भी कानून को इवेड करने की कोशिश करेगा, उस पर हम एग्रेसिव होंगे, और हम एग्रेसिव रहे हैं। जिसने भी जिस तरह की घटना की, उस पर हमने उस तरह से रिस्पॉन्ड किया है। तो जो कानून को इवेड करने की कोशिश करेगा, वो अलग अलग और जेल से बैठ करके एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करेगा, तो वी हैव टू बी एग्रेसिव। और ये काम कोई भी माफिया करेगा, कोई भी अपराधी करेगा, तो हम एग्रेसिव होंगे। कोई वैसी नीति तो नहीं चल रही है शठे शाठ्यम समाचरित, जैसे महाभारत में कहा गया कि साहब कांटे से कांटा निकलना है,
या जो हम मुंबईया अंडरवर्ल्ड वाली फिल्मों में देखते हैं, इस गैंग को ख़त्म करना है तो इस गैंग को पुश कर दो तो आधे ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे? नहीं, ये नीति एसटीएफ की नहीं है। हम कानून के दायरे में काम करते हैं। इंटेलिजेंस गैदर करने के अपने अपने तरीके हैं। बहुत सारे एसटीएफ इस मामले में काफ़ी सोफिस्टिकेटेड रही है। टेक्निकल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस हमने गैदर करने के में माहिर रही है। तो इसलिए हम एक्शन करने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत सारे ऑपरेशंस के बारे में, बड़ी बड़ी ऑपरेशंस के बारे में आप सभी को जानकारी है, डिटेल में बातचीत भी हुई है, जो पुराने ऑपरेशंस हैं। तो कहीं भी ये तरीका नहीं अपनाया गया कि एक गैंग से या एक कांटे से दूसरा कांटा निकालिए। अतीक अहमद के बारे में क्या इंटेलिजेंस था आप लोग पास? आप लोग तो लंबे समय से उसके मोडस ऑपरेंडी को, उसके पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। कई लोगों ने ये सवाल उठाया अमिताभ यश जी कि ही न्यू टू मच। अतीक अहमद जैसा माफिया एक दिन या एक सरकार में बिल्ड नहीं होता है, या सिर्फ राजनेताओं के संरक्षण से या खुद राजनेता होते हुए मजबूत नहीं होता है। बहुत सारे ऑफिसर्स रहे होंगे, कई आईएएस और आईपीएस भी रहे होंगे हु कुड हैव बीन हिज कोलैबोरेटर, और इसलिए उसके एलिमिनेशन का ये रास्ता चुना गया। क्योंकि आप लोग लंबे समय से मॉनिटरिंग कर रहे थे। ये तो पॉलिटिकल पावर का हिस्सा बन गया था और ये बिल्कुल सक्षम है, पूरे सिस्टम को सबवर्ट करने में सक्षम था और करता रहा था। तो इसमें टू मच जानने की क्या बात है? ये क्या ऐसी बात नहीं बता देता जो पूरा सिस्टम नहीं जानता था? पूछताछ तो इससे उस मर्डर के बारे में होनी थी, उसके वेपन्स के बारे में होना था, उसके कौन कौन से लोग हैं जो उसमें शामिल रहे हैं। ये दोनों इसमें पूरी तरह से शामिल थे। इस बात की पुख्ता सबूत हमारे पास है। पूछताछ एसटीएफ कर रहा था अतीक अहमद और अशरफ से? नहीं, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, ये उसका कार्य होता है। तो आपके जो चर्चित अधिकारी हैं जिन्होंने असद और गुलाम का एनकाउंटर किया, नवेंदु, वो पूछताछ में शामिल नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस ऑपरेशन में शामिल थे जो लगातार इनके ट्रैक करने के लिए किया जा रहा था। ये लगातार अलग अलग लोकेशंस पे उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। उसके पीछे यहाँ टेक टीम्स और ह्यूमन टीम्स उनको बैकअप दे रही थी। कई लोगों की रुचि ये जानने में रहती है कि एसटीएफ काम कैसे करती है। यू ट्रेस, यू ट्रैक, you find your target, you challenge them, you try to capture them dead or alive, then चार्जशीट में आप लोग इन्वॉल्व रहते हैं, आगे की इन्वेस्टिगेशन में रहते हैं, या हैंड ओवर हो जाता है? थोड़ा अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप डिटेल में बता पाएँ, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं और परसेप्शंस भी हैं। नहीं, आप तो एक बहुत छोटे से काम के बारे में कुछ बात कर रहे हैं जिसमें हम ड्रेडेड क्रिमिनल्स को ट्रैक करते हैं। जनरली हमारा काम ट्रैकिंग और अरेस्ट तक ही रहता है। सैकड़ों क्रिमिनल्स जो इनामी हैं, जो ड्रेडेड हैं, जो काफ़ी समय से फरार हैं, जिनको जिला पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, उनको हम लगातार ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं, कानून के दायरे में लाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये क्रिमिनल्स जो ऑफ कोर्स हम सिर्फ ड्रेडेड जो अच्छे अपराधी हैं उन्हीं पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि एसटीएफ एक बहुत ही छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कितने लोग हैं? इसमें इस समय लगभग 550 लोग हैं, जिसमें से कांस्टेबल टू एडीजी, यूनिफॉर्म्ड पर्सनल, और वो सिर्फ 400 के आसपास हैं। इसके अलावा ड्राइवर्स, फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ और मिनिस्ट्रियल स्टाफ है। तो इसका काम पूरे स्टेट में है, पूरे स्टेट में ये फैली हुई है। और हम चूँकि मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल्स पे ही काम करते हैं, इसमें कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने एसटीएफ पर फायर बैक किया अथवा रिटेलिएट किया जब चैलेंज हुए, और जवाबी कार्रवाई में मारे गए। जो भी क्रिमिनल्स अरेस्ट हुए हैं उसका ये बहुत ही छोटा फ्रैक्शन है। इसके अलावा एसटीएफ बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइज क्राइम को देखती है। जैसे एसटीएफ ने पेट्रोलियम के शॉर्ट सेलिंग का जो स्कैंडल था उसको पकड़ा। थोड़ा इसके बारे में अगर विस्तार से बता पाएँ आप।
कुछ लोगों ने एक ऐसी डिवाइस बनाई थी जिसको कि अगर एक ख़ास तरीके से पेट्रोलियम के डिस्पेंसेशन यूनिट में लगा दिया जाए तो वो जो मशीन जिसमें हमें दिखता है कि कितने लीटर पड़ा और कितना पैसा हो गया। जी हाँ, उस मशीन में लगा दिया जाए तो पेट्रोल जो है वो 6 से 8% तक कम निकलेगा और जबकि मशीन पर वो पूरा दिखाई देगा और पैसे भी पूरे दिखाई देंगे। तो इन चिप्स का इस्तेमाल करके पूरे देश में ये समस्या हुई कि लोगों को शॉर्ट सेल किया गया पेट्रोल। ये स्कैंडल हम लोगों ने कैलकुलेट किया जब सब कुछ वर्कआउट हुआ। कैसे पता चला, थोड़ा ये समझे। ये एसटीएफ को ये इंटेलिजेंस टेक और ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता चला था कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। किसी एक पंप पे ये गड़बड़ हो रही है, पहली इन्फॉर्मेशन तो ऐसी रही होगी या ऑर्गेनाइज हो रहा है? कुछ पंपों पे हो रही है, ऐसी जानकारी मिली। उन कुछ पंपों को एसटीएफ ने चेक किया और ये गड़बड़ी कंफर्म हुई। उसके बाद गवर्नमेंट ने हर ज़िले में एक टीम बनाई, इनफैक्ट कई टीम्स बनाई। उन टीम्स ने अपने अपने इलाके में सभी पेट्रोल पंप्स को चेक किया और 200 से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए, यानी 200 से ज़्यादा ऐसे केसेस डिटेक्ट किए गए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप थे जिनको उनके ओनर्स ने बुलडोज कर दिया, पूरी मशीन ही उखाड़ फेंकी। ऑपरेशनल पेट्रोल पंप्स को बुलडोज कर दिया। जी हाँ, ताकि ये गड़बड़ियाँ पकड़ी ना जाए। इससे ये समस्या लगभग पूरी तरह समाप्त हुआ और इस घपले का जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स था इन घपलेबाजों को, वो लगभग 50,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष था। 50,000 करोड़, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। Yes, it is a very huge amount, and this was being siphoned off from the pockets of consumers like you and me. क्योंकि मेरे पास भी पर्सनल गाड़ी है तो मैं इन्हीं पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया करता था। इसके अलावा ये फिर आप लोगों ने जब क्रैक किया तो इसमें दूसरे स्टेट्स ने भी पिकअप किया कि ये मोडस ऑपरेंडी है, चेक किया? जी हाँ, ये सभी जगह चेक हुआ। इनफैक्ट जब ये केस क्रैक हो गया और जो पूरी कॉन्स्पिरेसी अनर्थ हो गई तो बहुत सारी अन्य स्टेट्स में ये समस्या पेट्रोल पंप ओनर्स ने जल्दी स्वयं ही इन चिप्स को निकाल फेंका और वापस नॉर्मल पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन करने लग गए। उसके बाद सारी पेट्रोल कंपनीज भी सतर्क हो गई और उन्होंने बहुत से नए तरीके निकाले जिससे कि शॉर्ट सेलिंग ना हो सके अथवा कोई भी मिक्सिंग ना हो सके। और अब तो AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड तरीके भी आ गए हैं जिससे कि इस प्रकार की समस्या को रोका जा सके। इंटरेस्टिंग। आप AI बता रहे थे, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूँगा। आप IIT के पढ़े हुए हैं, तो ये STF के काम और आपका अपना टेक्नोलॉजी का नॉलेज या उसमें दिलचस्पी कहाँ मैच होते हैं, एंड हाउ डज इट हेल्प? STF बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसलिए टेक्नोलॉजी का सहारा बहुत लेती है और ये अत्यंत आवश्यक भी है। अब टेक्नोलॉजी जिस तरह से दुनिया में लीप्स एंड बाउंड्स ले रही है, ये बहुत आवश्यक है कि पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, खास करके हमारे यहाँ इंडिया में, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसी तरह से करें जैसे बाकी कॉरपोरेट वर्ल्ड कर रहा है अथवा अन्य कंट्रीज़ में पुलिस कर रही है। और इससे बहुत सारी समस्याएं जो हैं, जो लगातार डायरेक्ट इंटरैक्शन से जो समस्या आती है अथवा डेटा गैदरिंग में जो समस्या आती है, किसी भी क्राइम को डिटेक्ट करने में ह्यूमन एंड से जो कमियां रहती हैं, वो सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफ़ी हद तक दूर की जा सकती है। और STF इस पर लगातार काम करती है। इनफैक्ट STF हमेशा अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करती रहती है। हमारी कोशिश रहती है कि हम टेक्नोलॉजी में बाकी पुलिस सिस्टम्स को राह दिखाएं। आप जब ये बता रहे थे पंप वाला और पंप में किस तरीके से पेट्रोल की चोरी हो रही है, एक हम STF की प्रेस रिलीजेस वगैरह देख रहे थे और जिन केसेस में आप लोग एक्टिव रहे, PDS से जुड़ा हुआ भी कोई ऐसा ही घोटाला था? जी हाँ, जब गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि आधार कार्ड बेस्ड
पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए ताकि गरीब लोगों को जो राशन उन तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच जाए। सिस्टम उसके लिए जो लोअर सिस्टम था वो उसके लिए तैयार नहीं था और दे वर यूज्ड टू स्कैंडल्स। किस तरह से करते थे करप्शन? ये पहले जब आधार कार्ड के माध्यम से नहीं था तब तो सारा राशन ही गायब हो जाया करता था। जब आधार कार्ड के माध्यम से होना शुरू हुआ तो पीछे सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करके वो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता था। वो एक कोई पास मशीन होती थी ना? जी हाँ, इसके लिए ई पॉस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन के पीछे जो डेटा है उस डेटा में मैनिपुलेशन करके इस डिस्पेंसेशन को कर दिया जाता था, यानी राशन को बांट दिया जाता था। इसको एसटीएफ ने डिटेक्ट किया और इसके बाद आज का जो आप स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखते हैं जो कि बहुत ही एफिशिएंट और मैं कहूँगा बिल्कुल नियरली करप्शन फ्री सिस्टम है, वो फाइनली इन प्लेस आ पाया। ये एक तरफ तो गैंगस्टर्स जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं उनको आप लोग ट्रेस करते हैं, फिर आपने बताया कि इनपुट और इंटेलिजेंस के हिसाब से रोड रेज या जो रोड लूट है या जो बावरिया गिरोह बताए जाते हैं उसमें किस तरह का मोडस ऑपरेंडी रहता है? ये जिसको हम बोलचाल की भाषा में बावरिया गिरोह कहते हैं, या कच्चा बनियान गैंग भी शब्द। जी हाँ, ये डीनोटिफाइड क्रिमिनल गैंग्स हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स हैं जो अपराध करने के अभ्यस्त रहे हैं और इनके द्वारा बहुत ही हीनस, बहुत ही नृशंस क्राइम किए जाते थे। जब मैं स्टेट में आया था तो हमने देखा था कई ऐसे घटनास्थल पर जाना होता है जहाँ डकैती के साथ 3-3, 4-4 मर्डर्स हुए होते थे। छोटे बच्चों के फेसेस एक छोटे लकड़ी के रॉड से, लकड़ी के हत्थे से क्रश कर दिए जाते थे। ऐसे घटनास्थलों में जाने के बाद 2-3 दिन तक खाना खाना मुश्किल होता था, भोजन करना सुनने में ही अजीब लग रहा है। और ये गैंग्स डकैती करते थे, समहाउ ये हर घटना में रेप भी करते थे। मतलब जैसे वो किसी घर में घुसे लूट के लिए तो जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं उनका रेप करेंगे जी, फिर डाका डालेंगे जी। और इन गैंग्स के खिलाफ 2000 सबसे पहले कार्रवाई हुई हमारे जो एक अभी ऑफिसर वो आनंद देव जी जो हमारे साथ हैं अभी भी, आनंद देव त्रिपाठी जी। इन्होंने जो कानपुर में एसपी रहे थे जी, इन्होंने एसटीएफ में एडिशनल एसपी रहते हुए बहुत ही इफ़ेक्टिव कार्रवाई इन गैंग्स पर की थी और डिटेल्स में बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इन्होंने इन गैंग्स को पूरी तरह से पेनिट्रेट कर दिया था और जो कार्रवाई हुई उससे यहाँ पर समस्या काफ़ी कम हो गई। लेकिन फिर धीरे धीरे समस्या फिर बढ़ी। 2017 में पहली घटना जो मेरे आईजीएसटीएफ बनने के बाद हुई, उस घटना स्थल पर जाने के बाद ये जानकारी हुई कि इसी प्रकार की घटना। क्या घटना थी? एक रोड होल्डअप हुआ जिसमें एक गाड़ी को रोक करके लूटा गया, जिसमें रेप रिकॉर्डेड तो नहीं था लेकिन हम लोगों को जानकारी थी कि ऐसा। किस एरिया की बात है? ये बुलंदशहर की घटना है। इसके बाद उस पर रिसर्च हुआ तो ये जानकारी हुई कि उस इलाके में 2016 में भी इस तरह की घटनाएं हुई थी और जब एक घटना रजिस्टर हुई उस स्थान पर काफ़ी ह्यू एंड क्राई हुआ। सीनियर ऑफिसर्स गए, उसमें मेरे एसटीएफ के पूर्व अधिकारी भी गए थे। उन्होंने बताया था कि वहाँ पर 25 ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी थी। सड़क पे गाड़ी रोकते हैं, निकालते हैं, महिलाओं का रेप करते हैं, लूटते हैं, ये मोडस ऑपरेंडी। जी, ये रेप इसलिए होता था ताकि जिनके साथ भी घटना हुई है वो पुलिस के पास नहीं जाए, तो ये एक वेपन की तरह इस्तेमाल होता था। इस पर एसटीएफ ने फिर काम करना शुरू किया और आज तक काम कर रही है। कई बावरिया गिरोह के एक्टिव मेंबर्स अरेस्ट हुए, कुछ मारे गए और इसका ये रिज़ल्ट है और इस लगातार मॉनिटरिंग और कड़ी मेहनत का रिज़ल्ट है कि अब इधर कई वर्षों से
इस प्रकार की घटनाएं यूपी में बिल्कुल भी नहीं हुई हैं। आप जब ये बता रहे थे तो एक मेरे ख्याल से सुनील सिंह करके एक अपराधी था, वो भी इसी तरह से डकैतियाँ डाला करता था, जिसमें मुझे ध्यान है कि उसने एक जगह डकैती में बच्चों को भी मारा था। ये नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन बावरिया गैंग जब भी इस तरह की घटना करते थे, मर्डर करते थे, तो बच्चों को मारने में कोई भी दया नहीं दिखाते थे। और किस तरह के केसेस हैंडल करता है एसटीएफ? साइबर फ्रॉड? जी हाँ, एसटीएफ साइबर फ्रॉड्स बहुत डिटेक्ट किए हैं। इनफैक्ट यूपी का सबसे बड़ा साइबर क्राइम केस जो अब्लेज स्कैंडल था, जो नोएडा में डिटेक्ट किया गया था, उसमें लगभग 3,500 करोड़ रुपए पब्लिक से ठगे गए थे, उसको भी एसटीएफ ने डिटेक्ट किया था। इसमें 650 करोड़ रुपए का सीजर हुआ था बैंक अकाउंट्स में ही। और कई साइबर फ्रॉड्स हैं, इसके बाद सैकड़ों की संख्या में साइबर फ्रॉड्स हैं जो एसटीएफ ने जिसको डिटेक्ट किया और उन्हें न्यूट्रलाइज किया। अब तो साइबर का हिस्सा लगभग हर क्राइम में आने लगा है, क्योंकि अब हर आदमी के हाथ में एक साइबर डिवाइस है, क्रिमिनल के हाथ में भी साइबर डिवाइस है, तो इसका इस्तेमाल लगभग हर टाइप के क्राइम में होता है। और एवरीथिंग विल नॉट बी सॉल्व्ड बाय अ गन। तो इसके साइबर इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगभग हर क्राइम का हिस्सा बन रहा है। आप साइबर इन्वेस्टिगेशन का जिक्र कर रहे हैं, टीईटी की परीक्षा होती है, मेरे ख्याल से 2021 का ये वाकया है। पेपर लीक होता है पहली पाली में, और उसके बाद एसटीएफ उसको ट्रेस करना शुरू करता है, और मेरे ख्याल से मास्टरमाइंड मार्च 2022 में गिरफ्तार हुआ था उसका एक। टीईटी की परीक्षा में भी एसटीएफ ने क्या था मोडस ऑपरेंडी? ये पेपर लीक कराए जाते थे, और कैसे? कई तरीके थे, कई एग्जामिनेशन, सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन नहीं, कई एग्जामिनेशन से पेपर लीक कराने की कोशिश हुई। जो सबसे आसान तरीका होता था कि एग्जामिनेशन चूँकि कई हज़ारों सेंटर्स में हो रहा होता था, तो कहीं न कहीं जो प्रबंधक हैं अथवा वहाँ किसी चपरासी को मिला करके जैसे ही पेपर खुलता था उसको तत्काल फ़ोटो लेकर के उसको व्हाट्सएप के माध्यम से अथवा इस प्रकार के किसी ऐप के माध्यम से कहीं और सेंड कर दिया जाता है, जहाँ 10-15 लोग 5-10 मिनट में उसे सॉल्व कर देते थे और उसकी पर्ची को फिर वापस भेज देते थे उस पर्ची आंसर की तरह। जी हाँ, और उस आंसर की को कोई ना कोई व्यक्ति चुपचाप जाकर टारगेटेड कैंडिडेट्स को दे आता था। इसके अलावा भी आउटराइट पेपर लीक्स भी हुए, जहाँ पेपर पहले ही गैंग्स के हाथ लग जाते थे, और इस सॉल्वर बिठाने के गैंग्स थे जो लगातार काम करते थे, जो मेधावी बच्चों को पहचान करके जो गरीब हैं उनको ले आकर के एग्ज़ाम्स में शामिल करा देते थे किसी और की जगह, जिसको हम कॉलोकियल भाषा में मुन्ना भाई टेक्निक कहते हैं। तो इन सभी का अनावरण एसटीएफ ने किया इस हद तक कि आज हम क्लेम करते हैं कि उत्तर प्रदेश में एग्जामिनेशंस जो हैं वो मोर और लेस बिल्कुल इस प्रकार की समस्याओं से दूर है। और एक आध केस तो हम लोगों ने ऐसे भी सॉल्व किए जब एग्ज़ाम 1 माह पहले हो चुका था और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से पूरा केस सॉल्व हुआ। ये पहला ऐसा केस था जिसका मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके सॉल्व किया गया कैसे? था। इसको डिटेल में समझाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जो एक बड़े एग्ज़ामिनेशन में जिसमें बड़े संख्या में लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें जो मार्क्स किसी को प्राप्त होंगे, किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को, उनको अगर प्लॉट किया जाए तो उसका एक बेल शेप्ड कर्व आएगा, और इस बेल शेप्ड कर्व के जो आउटलायर्स हैं वो हमारे टारगेट्स हैं, यानी हमारे सस्पेक्ट्स हैं। उसके आगे फिर बहुत सारी चीज़ें की गई, बहुत डीप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की गई, जिससे हमने कुछ खास सेंटर्स में कुछ खास रोल नंबर और पैटर्न के बच्चे ही सिलेक्ट हुए जो उस गड़बड़ी में शामिल थे। फिर पूरा केस वर्कआउट हुआ और
आगे की कार्रवाई हुई। आज भी हमारा ये दावा है एसटीएफ का, और हम कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम भी करते हैं, कि हम किसी भी एग्जामिनेशन का पोस्ट एग्जामिनेशन डेटा एनालिसिस करके हम एग्जामिनेशन के बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं। बार बार अमिताभ जी एसटीएफ का जिक्र हो रहा है। 2017 में आप एसटीएफ में आए अपनी सेकेंड इनिंग में। एक इनिंग 2007 से 9 वाली थी, विल कम टू दैट। 2023 चल रहा है, आपके महकमे में लोग मजाक में कहते हैं कि ये आए आईजी में, अभी एडीजी हैं, जब अमिताभ यश डीजीपी बनेंगे तो ये पोस्ट भी क्रिएट कर दी जाएगी, डीजीपी एसटीएफ। ये क्या अमिताभ यश एसटीएफ, क्या है ये कनेक्शन? कि कहीं और जाने को राजी नहीं या सरकार भेजने को राजी नहीं? ये इस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं तो जहाँ हमारी पोस्टिंग हो जाती है वहाँ मैं काम करता हूँ। कभी ऐसा समय था कि 15 दिन 20 दिन 2 महीने की पोस्टिंग होती थी। इस बार थोड़ी स्टेबल पोस्टिंग हो गई, तो मैं जहाँ भी मुझे लॉन्गेस्ट सर्विंग एसटीएफ चीफ। जी हाँ, तो जहाँ भी पोस्टिंग हमारी होगी मैं वहाँ काम करूँगा, और मैं काम करता रहा हूँ। एसटीएफ का काम थोड़ा अलग है, इसमें चैलेंजेस ज़्यादा हैं, और चैलेंजेस फेस करने में थोड़ा मज़ा भी आता है, नए नए तरीके सीखने में। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी पुलिस के बेस्ट ऑफिसर्स लिए जाते हैं। वो सभी अपनी अपनी विधा में माहिर हैं, रोज़ उनसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। वो सभी अपनी स्किल्स को लगातार अपडेट करते हैं। तो इनके साथ, इस ग्रुप के साथ काम करने में जो मज़ा है वो कहीं और शायद नहीं आए। मैंने पुलिस के हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, चाहे वो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड हो या बटालियंस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस के मानवाधिकार विभाग में भी, सीबीसीआईडी में भी, जिला पुलिस में भी, हर जगह काम किया है। और हर जगह मैंने काम को उतने ही, जिस प्रकार का भी काम हो उसको पूरे मन से किया है। आप कह रहे हैं जिस प्रकार का भी काम हो। 3 थ्योरीज सुनाई जाती हैं अमिताभ यश और एसटीएफ को लेकर। अब जब बात हो रही तो खुल के ही हो जाए। पहली, अमिताभ यश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत पसंद करते हैं और ट्रस्ट करते हैं, इसलिए उनका एसटीएफ में निर्बाध कार्यकाल चल रहा है और कभी भी रिसोर्सेज की कमी भी नहीं आने दी जाती। और ये भी कहा जाता है कि ये सरकार इस चीज़ को लेके, अपनी इमेज को लेके, कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हम बड़े सख्त हैं, और एसटीएफ उस इमेज की पुष्टि में मदद करती है। दैट इज़ थ्योरी नंबर 1। थ्योरी नंबर 2 ये कही जाती है कि कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि जो प्रदेश के डीजीपी रहे, जो कि जाहिर सी बात है अमिताभ यश से सीनियर आईपीएस ऑफिसर होंगे, वो बहुत पसंद नहीं करते थे। इसके बावजूद आप अपनी पोजीशन पर डटे रहे, बने रहे। और तीसरा, एसटीएफ को लेकर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, अभी अतीक अहमद के और अशरफ के मर्डर के बाद बहुत सारी पोस्ट सर्कुलेट हुई कि एसटीएफ हाल के दिनों में अपने एक्टिविज़म में चूज़ी हो गया है और मुस्लिम माफिया पर ज़्यादा फोकस है, हिंदू माफिया पर नहीं है। एक लिस्ट सर्कुलेट होती है कि बताइए ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, धनंजय सिंह, अभय सिंह, इस तरह की एक सूची है जिसमें मुकदमों के नाम हैं जिनकी हमने तस्दीक नहीं की, इसलिए मैं मुकदमे कोट नहीं कर रहा हूँ। ये 3 अलग अलग किस्म की बातें कही जाती हैं। आज आपसे बात हो रही है तो आपका पक्ष जान लेते हैं। ये आपकी जो बातें हैं ये इधर उधर से सुनी सुनाई आपने पिकअप कर ली हैं। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये पब्लिक स्फीयर में बातें हैं। डिपेंड करता है कि किसकी बातें आप सुनते हैं। मैं स्वयं में जहाँ मुझे काम दिया गया, जब भी दिया गया, मैं 1999 में उत्तर प्रदेश पुलिस में आया, जहाँ भी काम दिया गया। 96 बैच ऑफिसर। जी हाँ, मैं 96 बैच हूँ। इसके पहले मैं नागालैंड काडर था, कुछ माह मैंने नागालैंड में कार्य किया, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में काडर ट्रांसफ़र हुआ जी। और जिस प्रकार का भी काम दिया गया मैंने उसको पूरे मन से किया। और अगर कभी कभी इस प्रकार की भ्रांतियाँ फैल जाती हैं कि लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास जो भी मेडल्स हैं
वो किसी खास गवर्नमेंट में नहीं मिले, और सभी हर समय जो भी अलंकरण मिल रहे हैं वो सभी समय मिलते रहे, हर समय मिलते रहे। और जो मैंने काम किए वो भी हर समय किया। इसके पहले भी मैं एसटीएफ में रह चुका हूँ, 2.5 साल रहा। उस समय काफ़ी बड़े बड़े अपराधी यश मिला, भी बहुत बड़े बड़े अपराधी कानून के दायरे में लाए गए, कुछ बड़े बड़े गैंग्स मारे गए। तो इसको, ये मैं आपकी बात को पूरी तरह से नकार दूंगा। जो भी अपराधी एक्टिव होगा उसका हमने कभी बिरादरी देख करके या उसकी जाति देख के या उसकी किस धर्म को बिलोंग करता है, ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि एसटीएफ ने काम किया हो। एसटीएफ में स्वयं हर जाति हर बिरादरी के लोग हैं। आई हैव टू लीड अ फोर्स, और ये बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड फोर्स है। इसमें अगर मैं इस तरह की के सिग्नल्स अपनी फोर्स को दूंगा तो ये फोर्स कभी काम नहीं करेगी। टेन्योर का संबंध है तो जैसी सरकार की इच्छा होती है वैसे टेन्योर होता है। यहाँ काम करना बहुत ही चैलेंजिंग है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज़्यादातर लोग इस पोस्ट को करियर ओरिएंटेड पोस्ट नहीं मानते। एसटीएफ को? जी हाँ, ये नॉर्मली ऑफिसर्स प्रेफर करेंगे कि उन्हें कमिश्नर बनाया जाए, उन्हें आईजी जोन बनाया जाए, एडीजी आईजी रेंज बनाया जाए, एडीजी जोन बनाया जाए। वेरी फ्यू पीपल वुड लाइक टू एक्सचेंज प्लेसेस विद मी। तो लेकिन ये ज़रूर सत्य है कि मुझे यहाँ काम करने में जो सीखने को मिलता है, जो डेली चैलेंजेस हैं फेस करने पड़ते हैं, उसमें काफ़ी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में अभी भी आपको किक मिलती है? ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में ही नहीं, यहाँ हर काम रिसर्च करके होता है। जैसे जब उस केस को क्रैक किया गया, जब एग्ज़ाम 1 माह पहले हो चुका था, तो ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि ये केस क्रैक होगा। और हम लोगों ने, एसटीएफ ने अपना दिमाग लगा करके, मैथमेटिक्स का यूज़ करके, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके केस को क्रैक किया। ये स्वयं में यूनिक है, क्योंकि इस तरह से आज तक यूपी पुलिस में नहीं हुआ। उसी तरह पूरे यूपी पुलिस में या पूरे इंडिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इन डीनोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब गैंग्स को ट्रैक करने में सक्षम हो। इसके लिए बहुत मोटिवेशन, बहुत एक्सपीरियंस और बहुत नॉलेज की आवश्यकता होती है। जब पेट्रोलियम से संबंधित स्कैंडल को अप्रूव किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितनी रिसर्च की ज़रूरत पड़ी होगी कि ये काम हो कैसे रहा है, कितना पहले जानकारी इकट्ठा करना पड़ा होगा। नॉर्मली अगर ये बात किसी पुलिस वाले को बताई जाए तो इस बात को विश्वास ही नहीं करेगा। जब बुंदेलखंड के सारे डकॉयत गैंग्स को एलिमिनेट किया गया, तो उसके लिए किस प्रकार की मोटिवेशन की ज़रूरत रही होगी, जो ये यहाँ से छोटी छोटी टीम्स अपने टीम के साइज से 1.5 गुना बड़े, 2 गुना बड़े डकॉयत गैंग्स के साथ मुठभेड़ किया करती थी। और मुठभेड़ ही नहीं करती थी, उनको ट्रैक करने के लिए लगातार जंगल में रहती थी, जहाँ ना बिजली था, ना पानी था, न शुद्ध पानी उपलब्ध था। इतनी गर्मी होती थी कि स्किन जल जाती थी। उन इलाकों में विचरण किया जहाँ सीधी खड़ी चट्टानें होती थी, उनको। आप पाठा के जंगलों की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं पाठा के जंगलों की बात कर रहा हूँ। आपने जिक्र किया, मैं माफ़ करिए बीच में टोक रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसमें बातचीत में व्यवस्था आ जाए। आपको 3 गैलेंट्री अवार्ड मिले। निर्भय गुर्जर का जो मेन लेफ्टिनेंट था बुद्ध सिंह लाठी, उसके और उसके गैंग पे मेरे ख्याल से यमुना के किनारे एनकाउंटर हुआ था। जी हाँ, औरैया ज़िले में, औरैया और जालौन के बॉर्डर पे। जी हाँ। दूसरा ददुआ को मारने को लेके, उस ऑपरेशन को लीड करने के लिए तब आप एसएसपी एसटीएफ थे। जी हाँ। और तीसरा गैलेंट्री अवार्ड मिला ठोकिया को लेके। जी। एंड आई हैव बीन टोल्ड, मेरी तिग्मांशु धूलिया मशहूर फिल्म मेकर हैं, उनसे बात हो रही है कि ये जो ददुआ वाला ऑपरेशन है उस पर शायद फिल्म भी बन रही है यश के नाम से। जी हाँ, एक फिल्म तिग्मांशु धूलिया जी बना रहे हैं। अच्छा, जरा इन तीनों ऑपरेशंस के बारे में बताइए। बुद्ध सिंह लाठी, ये निर्भय गुर्जर गैंग
एक बड़ा चैलेंज था जब मैं जालौन में पोस्टेड था जी। और ये गैंग 20 साल से चल रहा था और भी गैंग्स थे जिन पे कार्रवाई हुई, लेकिन इस गैंग पर मेरी नज़र इसलिए टिक गई क्योंकि ये मोस्ट डिफ़िकल्ट गैंग था। कैसे? क्योंकि इसका जो फील्ड क्राफ्ट था वो एब्सोल्युटली इम्पेकेबल था। ये गैंग कभी भी गांव की तरफ नहीं आता था। जंगल में जिस तरह से ये ऑपरेट करता था, पुलिस का इस तक पहुंचना अत्यंत कठिन था, अथवा पुलिस पहुंचने के पहले ही गैंग के फायर में आ जाती। मतलब क्या सुरक्षा घेरे बहुत रहते थे क्या? जी हाँ, यह ऐसी जगह अपना ठिकाना बनाता था जो कम्प्लीटली फोर्टिफाइड हो और इसके अलावा इसको भागने के सुगम रास्ते हों, मल्टीपल सुगम रास्ते हों भागने के, अगर पुलिस का अटैक होता भी है बहुत ऑर्गेनाइज। इसका गैंग का अपना इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत मजबूत था। इनकी फायर पावर बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट इनके पास जितने ऑटोमेटिक वेपन्स आदि थे, क्या AK-47, AK-56? जी हाँ, AK-47 वगैरह भी थे, और जो फायर पावर थी उसको मैच करना जालौन पुलिस के लिए ही मुश्किल था। तो ऐसे गैंग को जब हम लोगों ने टारगेट करना शुरू किया या उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ी गैंग के बारे में रिसर्च करने की। गैंग में किसी भी व्यक्ति, टॉप 2-4 लोगों का नाम छोड़ दें तो किसी भी मेंबर का नाम की जानकारी नहीं थी। अच्छा, कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था? जी हाँ, और ये गैंग के तरीके भी ऐसे थे कि जो व्यक्ति उस गैंग में एज अ किडनैपी 2 महीने भी रहा होता था, उसको भी टॉप लीडर्स छोड़ करके बाकी लोगों के सिर्फ छद्म नाम ही पता होते थे। अच्छा। तो गैंग के तौर तरीके, जिन लोगों को गैंग ने किडनैप किया था उनसे लंबी बातचीत हुई। गैंग क्या करता है, कैसे खाता है, किस तरह से उसकी अपनी सुरक्षा करता है, किस प्रकार के वेपन्स हैं, किस तरह की बातें कही जाती हैं, किस तरह की बातचीत होती है, खाली टाइम में गैंग मेंबर्स क्या करते हैं, गैंग का मूवमेंट कैसे होता है, गैंग अपने ट्रैक्स को कैसे छिपाता है, इन सभी चीज़ों पर वृहद रिसर्च हुई। आप उन पत्रकारों से भी बात करते थे जो निर्भय गुजर के लंबे इंटरव्यू लेकर आते थे? जी हाँ, उनसे भी बात हुई। जिन लोगों ने पहले ऑपरेशंस किए थे उनसे भी बात हुई। जो ऑपरेशंस असफल हुए थे उसके आपके पहले मेरे ख्याल से ज़की अहमद थे IPS, वो भी हो रही। जी हाँ, कई ऑफिसर्स ने वहाँ ऑपरेशंस करने की कोशिश की और लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। तो उन असफलताओं की पर एक ऑपरेशन बिल्ड करने की आवश्यकता थी जो फाइनली सफल हो। तो बुद्ध सिंह लाठीवाला कैसे हुआ फिर ये मामला? यू हैड सॉलिड इंटेल? सबसे पहला काम तो हम लोगों ने वहाँ उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का सिस्टम नहीं था, तो उसको हम लोगों ने बहुत ही साइलेंटली शुरू किया। ये 2005 की बात है? ये 4-5? जी हाँ, ये 2004 की बात है। और फिर दूसरी चीज़ ये थी कि हमने वहाँ जो कांस्टेबलरी थी वो बहुत ही डिमोरलाइज थी। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि पूरे प्रदेश में जितने सजाए याफ्ता कर्मचारी होते थे उनको जालौन, चित्रकूट, इन प्रकार। अच्छा, ये शंटिंग पोस्टिंग थी? भेज दिया जाता था। तो ये समस्या थी कि आधे कांस्टेबल्स अल्कोहल अब्यूज़र्स थे। यहाँ तक कि जब मैं पुलिस लाइन के पहले भ्रमण पर गया तो पता चला कि कांस्टेबल्स की लेडी वाइफ्स भी 25% अल्कोहल अब्यूज़र्स थी। पुलिस लाइन की हालत ख़राब थी, वहाँ रहने लायक नहीं था। ऑफिस में सैकड़ों फाइलें लंबित थी, वहीं के कर्मचारी वहीं की जेल में बंद थे। पुलिस कर्मचारियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो इन सभी चीज़ों को मैंने एड्रेस करने की कोशिश की। वहाँ सट्टा जुआ का लंबा नेटवर्क चलता था। ये सट्टा जुआ कराने वाले पुलिस पर को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। इस कारण से मोराल लो था। मोराल को ठीक करने की कोशिश की गई। वहाँ के कर्मचारियों की जो समस्याएं थी उसको दूर करने की कोशिश की गई और फिर इन गैंग्स पर रिसर्च किया गया। और फाइनली जो उनके तौर तरीके थे, उनका मूवमेंट था, कौन लोग उनके मूवमेंट में शामिल हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी की गई। गैंग में ऐसे न्यूज़ हम लोगों ने सरप्टिशियसली रिलीज़ किए जिससे गैंग में ही आपस में फूट पड़ गई। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, और इसका लगातार इस्तेमाल करके फाइनली हम लोगों ने गैंग को एक रात में घेर लिया। कहाँ पे हुआ था ये इनकाउंटर? ये
जालौन ज़िले में औरैया ज़िले का बॉर्डर बीच में यमुना नदी थी और ये गैंग नदी को क्रॉस कर रहा था। तो हमें जानकारी हो गई किस पॉइंट से नदी क्रॉस होनी है और हम लोगों ने दूसरी तरफ एम्बुश लगा दिया था। इस एम्बुश में जो हम लोग को जानकारी है 10 लोग मारे गए थे, जिसमें लाश सिर्फ बुद्ध सिंह लाठीवाला की मिली थी। 7 वेपन्स मिले थे, हजारों की संख्या में कारतूस मिले थे। बाकी सब क्या नदी में डूब गए? बाकी गैंग मेंबर्स पुलिस की फायर से घबरा करके यमुना नदी में कूद गए थे। कुछ अपने वेपन्स भी अपने साथ ले गए और फिर चूँकि यमुना नदी उस समय स्पेट में थी, यानी लगभग बाढ़ की स्थिति में, प्रचंड प्रवाह। तो उस प्रचंड प्रवाह में ये जानकारी हुई कि वो सभी बह गए और कालग्रसित हो गए। इसमें ये गैंग पूरी तरह से समाप्त हो गया। एक दो मेंबर्स के साथ बुद्ध सिंह लाठीवाला यानी निर्भय गुजर जिसने नदी क्रॉस नहीं किया था वो बच गया, लेकिन उसको एसटीएफ ने बहुत जल्दी ट्रैक करके सराउंड कर लिया और उसमें वो उस एनकाउंटर में मारा गया। हालांकि उसको लेके एक थ्योरी ये भी चलती है कि एक प्रधान था जिसके पास निर्भय की बहुत सारा संपत्ति वो सब रखे रहते थे, उसने वहाँ शरण ले रखी थी, तो उसी ने मार के और फिर पुलिस को सूचित कर दिया और पुलिस ने अपना ऑपरेशन दिखा दिया। ये इस प्रकार की थ्योरीज जो हैं वो मीडिया रिसर्च करती रहती है, अपने जो ग्राउंड पे सुनते हैं वो तरह तरह की थ्योरीज निकालते रहते हैं। ये ज़रूरी है कि हर प्रकार की स्टोरीज बनाई जाए, लेकिन मैं आपको इतना तो बता सकता हूँ कि जितने भी इनकाउंटर होते हैं उन सब की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, उन सभी की जुडिशल स्क्रूटनी होती है। तो जितनी आसानी से आप ये इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को दूसरा रूप दे देते हैं वो ये संभव नहीं है। पर हमारा तो ये काम है कि जो भी उपलब्ध बातें हैं या थ्योरीज हैं उनको रखा जाए ताकि हम आपका पक्ष जान सकें। जी हाँ, तो इसलिए मैं आपको अपना पक्ष बता रहा हूँ कि ये इसको हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई पुलिसकर्मी इस तरह की गड़बड़ी क्यों करेगा, उसका क्या व्यक्तिगत लाभ है। ये और इसके बावजूद कि हर घटना की इस प्रकार के पुलिस ऑपरेशन जिसको भी हम अप्रीहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी मौत हो जाए, जिसको हम साधारण भाषा में एनकाउंटर कहते हैं, तो उसकी बहुत ही टफ स्क्रूटनी होती है। ये तो पहला गैलेंट्री अवार्ड हो गया। दूसरा मिला था ददुआ के लिए। जी हाँ, ददुआ के खिलाफ एसटीएफ ने बहुत ही अच्छा ऑपरेशन चलाया था और लंबा ऑपरेशन चला था। नहीं, ददुआ के खिलाफ जो ऑपरेशन था वो 3.5 महीने में ही कंक्लूड हो गया था। ओके। लेकिन उसका गैंग काफ़ी बड़ा था और उसका एक सब गैंग था ठोकिया का, उस पर एसटीएफ ने बाद में कार्रवाई की। 1 साल लगा था मेरे ख्याल से। जी हाँ, उसके बाद 1 साल तक लगातार। क्या वो उधर सतना उतना की तरफ भाग गया था क्या? हाँ, ददुआ के मरने के बाद एसटीएफ स्वयं एम्बुश हो गई थी, जिसमें हमारे 6 शहीद हुए थे। 6 कर्मचारी हमारे, 5 बेस्ट ऑफ द बेस्ट कमांडोज, 1 ड्राइवर और 1 मुखबिर मारे गए थे। क्या एम्बुश किया था क्या ठोकिया ने? इसमें ठोकिया ने एसटीएफ टीम को एम्बुश कर दिया था और लेकिन एसटीएफ टीम जो थी उसने एम्बुश को ब्रेक करके फिर गैंग पर रिटेलिएटरी एक्शन लिया, जिससे वो गैंग फिर भाग गया। उसके बाद ये आपके लिए तो बड़ा मिक्स बैग वाला रहा होगा कि एक ही दिन आप लोग ददुआ को मारने में कामयाब होते हैं और उसी दिन आपके 6-7 घंटे में 3 एनकाउंटर्स हुए। पहला एनकाउंटर में छोटा पटेल का गैंग मारा गया, रात्रि में। सुबह ददुआ गैंग से मुठभेड़ हुई, ददुआ मारा गया 6 साथियों के साथ। इसके बाद इसी समय लगभग एक तीसरी मुठभेड़ चल रही थी, जो एक डिप्टी एसपी लीड कर रहे थे। उस टीम ने अटैक किया ठोकिया गैंग पर और उन्होंने संभवतः 3 लोगों को मार गिराया था, जिसमें 1 लाश मिली थी, बाकी 2 ऐसा लगता था कि ब्लड के ट्रेल्स थे। 2 और लोग बहुत बुरी तरह घायल हुए हैं और कुछ वेपन्स भी मिले थे। लेकिन उस टीम ने
या टीम लीडर ने उस गैंग को ट्रैक करने की कोशिश की। पहले सरप्राइज एलिमेंट हमारे पास था, लेकिन एक बार उस गैंग को पता चल गया कि पुलिस वहाँ है अथवा एसटीएफ वहाँ है, तो वो जंगल में रिट्रीट कर गए। मानसून ब्रेक हो चुका था और जंगल वहाँ मानसून के स्टार्ट होते ही बहुत डेंस हो जाता है। इसलिए उसके बाद का इनिशिएटिव गैंग के हाथ में आ गया। उन लोगों ने एसटीएफ को वॉच किया होगा अथवा ट्रैक किया होगा, और जब रात्रि में एसटीएफ टीम ने अपनी गाड़ियों को समन किया तो उन्होंने इन गाड़ियों को एम्बुश कर दिया। 24 घंटे भयानक स्विंग पूरा। जी हाँ, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल दिन भी था और एक ऐसा दिन भी था जब हमने मैक्सिमम क्षति भी उठाई। और उसके बाद पूरी एसटीएफ टीम को हाईएस्ट लेवल से सम्मानित किया गया और सभी टीम मेंबर्स को ये ऑफ़र भी दिया गया कि उन्हें मनचाही पोस्टिंग दी जा सकती है। सभी टीम लीडर को ही, मुझे भी और सभी अन्य लोगों को भी। लेकिन पूरी टीम ने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया और उसमें से कई ऐसे लोग थे जिन्होंने मंदिर में जाकर कसम खाई और कि जब तक ठोकिया गैंग को हम के खिलाफ कार्रवाई पूरी नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और ये हुआ भी। तब तक कोई और पोस्टिंग नहीं ली? किसी ने कोई पोस्टिंग नहीं ली, कहीं भी नहीं गए और इस काम में लगातार लगे रहे। कुछ नए मेंबर्स को भी हम लोगों ने ऐड किया जो फिर इस ठोकिया ऑपरेशन को सक्सेसफुल कराने में उनका की रोल रहा और फाइनली इस टीम ने सफलता पाई। माय लास्ट क्वेश्चन, हम लोगों ने विस्तार से आपके करियर के शुरुआती दौर, पहली फ़र्द से लेके गैलेंट्री अवार्ड सब पे बात की। क्या उत्तर प्रदेश एसटीएफ को इस बारे में कोई इंटेलिजेंस इनपुट था कि अतीक अहमद और अशरफ पर पुलिस अभिरक्षा में हमला हो सकता है? इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, क्योंकि ये बार बार ये बात हो रही थी कि साहब जो सबसे बड़ा मसला उठा जिस पे अब एसआईटी भी गठित हुई है, आई एम श्योर उसमें भी आप सब लोगों से पूछा ही जाएगा कि पुलिस अभिरक्षा में हमला कैसे हो गया, पुलिस में कहाँ चूक हुई। यू आर सेइंग एसटीएफ वाज नॉट इन्वॉल्वड इन दोज प्रोसीजरल थिंग्स जिसमें उनको लाया? एसटीएफ का काम ऑपरेशंस है। एसटीएफ उन क्रिमिनल्स को ट्रैक करती है जो फरार हैं, जो बड़े गैंग्स हैं, ऑर्गेनाइज गैंग्स को, ऑर्गेनाइज माफिया को और ऑर्गेनाइज फ्रॉड्स को, इनका अनावरण का काम करती है। हमारा फोकस बहुत ही लिमिटेड है, हमारी मैन पावर भी बहुत लिमिटेड है। तो लगातार हम गैंग्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और कभी बहुत सफलताएं मिलती हैं, कभी कभी चूक भी होती है। आपको लगता है एसटीएफ चीफ के तौर पे कि एक पब्लिक परसेप्शन या पीआर या ऑप्टिक्स के लेवल पे आप लोगों को अपने ऑपरेशंस के बारे में और बात करने की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि ठीक है हम काम कर रहे हैं अपना, लेट देम मेक देयर ओपिनियन हूसएवर वांट्स? नहीं, ओपिनियन जनरेट करना आवश्यक होता है, लेकिन उसके लिए हम लिमिटेड पीआर करते हैं। अपने जो ऑपरेशंस होते हैं उनकी प्रेस रिलीज देते हैं। कभी कभी जो मीडिया को विस्तार से बताते भी हैं घटनाक्रम के बारे में अथवा ऑपरेशंस के बारे में। ऑपरेशनल डिटेल्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं। जो हमारी मोडस ऑपरेंडाई है, जो हमारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, उनको हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अमिताभ यश जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एसटीएफ के उत्तर प्रदेश के मुखिया, एडीजी रैंक के आईपीएस ऑफिसर अमिताभ यश को सुन रहे थे अलग अलग मुद्दों पर। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बैठकी में संवाद का सिलसिला, जानने का सिलसिला चलता रहेगा। देखते रहिए लल्लन टॉप।